प्राप्त हुआ और आज वो हमारे बीच में नहीं है, हम सब के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। परंतु ये सुखद भी है कि उनके बच्चे, उनके बेटे और बहू उस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। आज मंच पर आसीन भिक्षुगण उनके चरणों में नमन करते हुए इस कार्यक्रम के आयोजक गण लाल बिहारी बौद्ध जी के सुपुत्र और उनकी पुत्रवधू रणवीर बौद्ध जी, तमाम और साथी हमारे बैठे हैं, सभी को मैं साधुवाद करते हुए अपनी बात संक्षेप में रखना चाहूँगा। साथियों, तथागत बुद्ध के बारे में, बाबा साहब के बारे में बहुत सी बातें आपको अभी बताई गई, लेकिन मुझको जो समझ में आती है एक विज्ञान का छात्र होने के नाते कि तथागत बुद्ध का कारवां समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा का था, अंधविश्वास को दूर करने का था, पाखंड को समाप्त करने का था। और इस कारवां को बाद में आगे बढ़ाया सम्राट अशोक ने, जिन्होंने ये इतिहास में पहली बार एक ऐसे शासक के रूप में अपना नाम विख्यात किया जिसने शासक और राजा होने के बावजूद लोकतंत्र की जो तमाम परंपराएं थे उनको स्थापित किया। सम्राट अशोक के समय में किसी भी व्यक्ति को उनके पास पहुंचकर अपनी व्यथा सुनाने के लिए व्यवस्था थी। सम्राट अशोक ने कहला दिया था कि अगर मैं सो रहा हूं, जाग रहा हूं, अपने कक्ष में हूं, खाना खा रहा हूं, किसी भी समय अगर कोई फरियादी आता है तो उसको मुझसे मिलाया जाए। एक ऐसी व्यवस्था राजतंत्र में पहली बार विकसित हुई थी जिसके आधार पर आज लोकतंत्र विकसित हुआ है। सम्राट अशोक ने जन सामान्य के लिए, जनमानस के लिए, उनकी सुविधा के लिए रास्ते बनवाए, रोड बनवाए, कुएं खुदवाए, पेड़ लगाए और इतिहास में पहली बार ऐसा व्याख्यान आता है उन्होंने पशुओं के लिए अस्पताल बनवाने का काम किया। उसी विचारधारा को संत कबीर ने आगे बढ़ाया, संत रविदास ने बढ़ाया, ज्योतिबा फूले ने बढ़ाया, ईवी रामास्वामी पेरियार ने बढ़ाया और तमाम महापुरुषों ने उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन साथियों, आज जैसा कि हमारे पूर्व तमाम वक्ताओं ने, हमारे मुख्य अतिथि ने भी बताया कि बाबा साहब ने कहा था कि बहुत मुश्किल से इस कारवां को मैं यहाँ तक पहुँचा पाया हूँ। अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो कम से कम इसी जगह पर रोक दीजिएगा, पीछे जाने की कोशिश मत हो पाए, ये व्यवस्था जरूर रखिएगा। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ कि आज जो हमारे बाबा साहब का कारवां वो पीछे की तरफ जा रहा है। हमारे महापुरुषों के कारवां क्या था? समता का था, समानता का था, शिक्षा का था। चाहे बुद्ध के से ले लीजिए, चाहे बाबा साहब से लीजिए, शिक्षा पे सभी हमारे महापुरुषों ने जोर दिया था। हमारे महापुरुषों ने समता की बात कही कि जिसमें समता की चाह नहीं वो अच्छा इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, समाज बिना पहचान नहीं। ब्राह्मणवाद की क्या पहचान मिट बोले और करेंगे कोई काम, मानववाद की क्या पहचान जिसमें ब्राह्मण वाल्मीकि एक समान, ये समता थी। लेकिन आज समता को समरसता में बदला जा रहा है। आप फर्क समझ रहे हैं? समता मतलब सब बराबर हैं, लेकिन समरसता मतलब आप में जो विभाजन है, वो वर्ण व्यवस्था है, वो बनी रहे लेकिन आपस में सामंजस्य पैदा हो। इस चीज को हम लोगों को नकारना पड़ेगा। शिक्षा जिस पे हमारे महापुरुषों ने बहुत से जोर दिया था, हमारे ज्योतिबा फूले ने कहा था कि शिक्षा बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई, नीति बिना शूद्र हुए, और एक अशिक्षा ने इतना ज्यादा हमारा अनर्थ किया। उस शिक्षा के लिए जहाँ ज्योतिबा फूले ने विश्वविद्यालय तमाम स्कूलों की लाइन खड़ी की, और जब महिलाओं की शिक्षा की बारी आई तो उनको जब कोई नहीं मिला तो अपनी पत्नी को उन्होंने शिक्षित करके महिलाओं के स्कूल खोले, और उसी शिक्षा के लिए उनको अपना घर बार छोड़ना पड़ा। जब वो और उनकी पत्नी शिक्षा की क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे तो धर्म के ठेकेदारों ने उनसे कहा, उनके पिताजी से कहा कि आपके बेटा और बहू जो है ये धर्म विरुद्ध काम कर रहे हैं, ये धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं। उनके पिताजी ने उनको बुलाया, कहा बेटा अब दो में से एक ही चीज आपको चुनना है, या तो आपको जो है ये स्कूल और कॉलेज चलाने हैं या तो हमारे घर में रहना। उन्होंने अपना घर छोड़ने का फैसला किया और शिक्षा को उन्होंने सबसे आगे रखा। अगर वो आज नहीं
इस बात को रखते तो हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे जो पुरुष हैं, विशेष तौर से जो वंचित समाज के हैं, दलित समाज के हैं, पिछड़े समाज के हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। साथियों, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो कारवां है हमारा, ये कारवां इसलिए हमारा पीछे जा रहा है कि हमने अभी तक जो संगठन बाबा साहब कह गए थे, जो हमारे महापुरुष कह गए थे, इस देश के मूल निवासियों का 85% लोगों का, पिछड़ों और दलितों का, वो संगठन अभी नहीं बनाया। हमने जातियों के संगठन जरूर बनाए होंगे, हो सकता है वर्ग के संगठन भी बनाए, लेकिन हमने जो पिछड़े दलित और इस देश के मूल निवासियों का संगठन नहीं बना पाया। हमने नेता जरूर बना दिए, लेकिन हमने जो है इस विचारधारा को हमारे लोगों के बीच तक नहीं पहुंचा पाया, इसलिए हमारा संगठन पीछे जा रहा। हालांकि ये प्रयास पहले भी हुए थे, आपको याद होगा 1948 में लखनऊ में एक सम्मेलन हुआ था, एक नहीं बल्कि 2 सम्मेलन हुए थे, शिव प्रसाद चौरसिया जी ने कराए थे। उसमें एक सम्मेलन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अध्यक्षता की थी और दूसरे सम्मेलन में ई रामास्वामी पेरियार नायकर ने अध्यक्षता की थी। उनका उस समय से ये जोर था कि इस देश के पिछड़े और दलित जो इस देश के मूल निवासी हैं, ये एकत्रित हो जाएं। उन्होंने कहा था लखनऊ के मंच से अगर जिस दिन ओबीसी और एससी इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पंत साहब, आपका जूता जो है उसका फीता मारने में अपने आप को गर्वान्वित महसूस करेंगे। लेकिन साथियों, हम सब कहीं न कहीं भटक गए हैं। एक दौर आया था मंडल आयोग का भी, जो पिछड़े और दलित समाज में जो दूरियां थी, उस मंडल आयोग के लागू होने के बाद काफी हद तक दूर हुई थी। मुझे याद है, मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, मेरे मेडिकल कॉलेज में जो मंडल विरोधी ताकतें थी, उन्होंने जो है हड़ताल कराने का प्रयास किया था। जब वहाँ के ओबीसी और एससी इकट्ठा हुए, उन लोगों ने मिलकर झांसी मेडिकल कॉलेज को एक भी दिन हड़ताल नहीं करने दी थी। वो एकता जब हुई थी, उसके बाद उसका नतीजा दिखाई पड़ा। कुछ वर्षों तक लगातार बहुजन समाज के, चाहे पिछड़े वर्ग के हो चाहे दलित समाज के हो, मुख्यमंत्री आपको दिखाई पड़े, लेकिन आज वो एकता फिर मुझे लग रहा है दूर हो रही है, वो टूट रही है। हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। ये बात राजनीति की नहीं है, ये बात भविष्य की है। हमारे पुरखों ने जो किया था, हम आज यहाँ खड़े हैं। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारी नई पीढ़ी कहाँ जाएगी? इन सब पे आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। साथियों, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि चाहे दलित समाज का हो चाहे पिछड़े समाज का, मैं यहाँ पे भी कहता हूँ कि जब तक हम इकट्ठा होकर कार्यक्रम नहीं करेंगे, कभी दलित समाज कार्यक्रम कर लेता है, कभी पिछड़ा समाज कार्यक्रम कर लेता है, लेकिन इकट्ठा होकर जब तक हम ये कार्यक्रम नहीं करेंगे, तब तक ये एकता जो है, ये संदेश हमारे दूर तक नहीं जाएगा। और एक बात और मैं कहूँगा कि आज आप पे कष्ट है और हम चुप हैं, तो ये आपके लिए भी घातक है और हमारे लिए भी घातक है। एक मैं बात कहना चाहूँगा, हमारे जो एक शायर हुए हैं कि जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है, बाकी मुकद्दर आपका है। उसके कदम पे मैं चुकता, उसके कदम पे मैं चुकता, मेरा नंबर आ जाया और मेरे कदम पे आप चुप हैं, अगला नंबर आपका है। इसलिए मैं साथियों आह्वान करने आया हूँ कि आप सब इकट्ठा हो जाइए, एक दूसरे के जो समस्याओं में आप सब खड़े होइए। आप सबकी आबादी बहुत है, बाबा साहब ने यही सोचकर आपको जो वोट का अधिकार दिया था, अगर उस अधिकार को आप समझेंगे, आप जो है अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज हमारे लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, एक 5 किलो अनाज पर बिके जा रहे हैं, एक पाउच में बिके जा रहे हैं। कैसे बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा? हमारे लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान और अपने वोट के अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। हमें आज हिंदू बनाने का प्रयास हो रहा है। किस लिए? जब आपको वोट लेना है तो आप हिंदू बनाते हैं, जब आपको नोट लेना है तो हिंदू बनाते हैं, जब आपको आंदोलन कराना होता है तो आप हिंदू बनाते हैं, लेकिन जब आपके हकूक की बात आती है, आपके आरक्षण की बात आती है, तो आप हिंदू नहीं रहते हैं। जब उस मंदिर में
जो कमेटी बनती है उसमें अगर किसी को रखने की बात आती तो आप हिंदू नहीं रहते हैं। इसलिए साथियों ये चीजें आपको समझने की है और आपको समझाने की है। विशेष तौर से मैं आह्वान करूंगा तो दलित समाज के लोग हमारे बहुत आगे बढ़े हैं, ओबीसी समाज बहुत ज्यादा हिंदू बनने का प्रयास कर रहा है, उसको भी समझाइए। उसमें से बहुत लोग निकल के आ रहे हैं, उनको भी साथ रखिए। जब तक आप साथ नहीं चलेंगे कारवां आगे नहीं बढ़ेगा। बाबा साहब के सपनों का भारत नहीं बन पाएगा, तथागत बुद्ध के सपनों का भारत नहीं बन पाएगा। और मैं अपनी तरफ से मैं यहाँ के आयोजक गणों का आप सभी का मैं आह्वान करता हूँ कि जहाँ हमारी जरूरत होगी, हमारे समाज की जरूरत होगी, हम सब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी आगंतुकों का, विशेषतौर से अतिथियों का जो बाहर से आए हैं, सभी का स्वागत, अभिनंदन। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय मंडल, जय संविधान। धन्यवाद। और नेशन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जो देश विदेश में बहुजनों की आवाज़ को प्रकाशित करता है। धन्यवाद।